प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में समाजशास्त्र में प्रथम इकाई की शुरुआत हम कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इसी इकाई के अंतर्गत हम पीजेंट सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कृषक समाज। उसमें आगे का टॉपिक है आज का लघु एवं वृहद परंपराएं। वृहद को हम दीर्घ भी कह सकते हैं। लघु तथा दीर्घ परंपराएं मीन्स लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, यानी छोटी और बड़ी परंपराएं। लघु एवं वृहद परंपराएं, लघु तथा विस्तृत परंपराएं या लघु एवं दीर्घ परंपराएं। कृषक समाज का अध्ययन करने के बाद देखते हैं हम कौन से समाज में कौन सी परंपराएं होती हैं। जो समाज सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी विकसित रहे हैं और जिनका एक लंबा इतिहास है, उनके संबंध में रॉबर्ट रेडफील्ड ने सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनात्मक स्तरों के कर्मों को प्रस्तावित किया है, जिनके आधार पर परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो सामाजिक संगठनात्मक तथा सांस्कृतिक जो कर्म हैं, सीक्वेंस हैं किसी भी सोसाइटी के, उनके बारे में अपनी प्रस्तावना दी है, कॉन्सेप्ट दी है। रेडफील्ड ने ये उल्लेखनीय है कि इससे पहले वाले वीडियो में भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई अवधारणा कृषक समाज का अपन अध्ययन कर चुके हैं, पीजेंट्री का। रेडफील्ड आगे बताते हैं कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है और एक और अभिजात लोगों की या थोड़े से चिंतनशील लोगों की परंपराएं आती हैं, तो दूसरे छोर के ऊपर निरक्षर, अनपढ़, अशिक्षित कृषकों की परंपराएं आती हैं। उनके आगे लोक शब्द लगता है, तो लोक परंपराएं होती हैं एक तरफ तो, और एक तरफ होते हैं अभिजात लोगों की परंपराएं, यानी कि इलीट क्लास की, कुलीन वर्ग की। कृषक समाज में भी हमने देखा था कुलीन और अकुलीन। अब उन समाजों की परंपराओं के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड बता रहे हैं कि एक तरफ तो निरक्षर और अशिक्षित कृषकों की परंपराएं होती हैं और दूसरी ओर जो है अभिजात्य लोगों की और चिंतनशील तथा कुलीन लोगों की परंपराएं होती हैं। जो कुलीन और अभिजात्य लोगों की या कह सकते हैं इलीट क्लास की जो परंपराएं होती हैं, उनको रॉबर्ट रेडफील्ड ने नाम दिया है दीर्घ परंपरा अथवा वृहद परंपरा, है ना। और जो अशिक्षित और निरक्षर कृषकों की जो समस्या होती है, अर्थात लोक संस्कृति वाली जो परंपराएं होती हैं, उनको रेडफील्ड ने नाम दिया है लघु परंपरा। तो एक तरफ लघु परंपरा है और एक तरफ वृहद परंपरा है या दीर्घ परंपरा है। दोनों परंपराएं एक साथ एक ऐसी विश्व दृष्टि के प्रतीक के रूप में समझी जाती हैं जो एक सभ्यता की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। यानी दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहें तो किसी भी सभ्यता और संस्कृति में दोनों ही परंपराएं होती हैं। दोनों परंपराओं से ही पूरी सभ्यता बनती है और सभ्यता की एकता का प्रतिनिधित्व दोनों ही परंपराएं मिलकर करती हैं। पहले देखते हैं वृहद परंपरा या दीर्घ परंपरा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ट्रेडिशन। रेडफील्ड ने मेक्सिको की माया संस्कृति के मंदिरों, महलों, प्रासादों के विशाल प्रस्तर निर्मित वास्तुशिल्प, परिष्कृत कला, पंचांग, खगोल विज्ञान, चित्रलिपि, साहित्य, देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों, धर्म पर आधारित राज न्याय व्यवस्थाओं को वृहद परंपरा के नाम से पुकारा है। देखो कितनी चीजें बताई हैं।
मेक्सिको की माया संस्कृति के अंतर्गत बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े प्रासाद, महल, विशाल पत्थर निर्मित वास्तुशिल्प, उनकी कला, खगोल विज्ञान, पंचांग, चित्रलिपि और दूसरी लिपियाँ, लिखित और मौखिक साहित्य, देवताओं और अन्य प्राकृतिक शक्तियों तथा इसके साथ साथ धर्म के ऊपर जो जो आधारित हैं, रिलीजन बेस्ड जो राज व्यवस्थाएँ हैं, उनको आपने दीर्घ परंपरा अथवा वृद्ध परंपरा के नाम से पुकारा है। उनको रेडफील्ड ने नाम दिया है दीज आर ग्रेट ट्रेडिशंस। यह दार्शनिक, ब्रह्मज्ञानी और साहित्यिक मनुष्यों की परंपरा होती है जो विस्तार पूर्वक घोषित और हस्तांतरित की जाती है। तो ये मेक्सिको की माया संस्कृति के अंतर्गत जो चीज़ें गिनवाई हैं, इनका अध्ययन रेडफील्ड ने किया। जो महत्वपूर्ण जो घटक बताए हैं, ये सारे की सारे ग्रेट ट्रेडिशंस के अंतर्गत आती है। मैक्किमेरिट के अनुसार, मैक्किमेरिट भी विचार प्रस्तुत करते हैं अपने ग्रेट ट्रेडिशंस के बारे में। यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्मग्रंथों में बताए गए व्यवहारों के अनुरूप होती है तथा उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है, तो उसे दीर्घ परंपरा कहेंगे या वृद्ध परंपरा कहेंगे। क्या कहते हैं, दोबारा से? यदि कोई परंपरा जो है प्राचीन धर्मग्रंथों में बताए गए व्यवहारों के अनुरूप होती है, तो एंशियंट जो हमारे धर्मग्रंथ हैं, इपिक हैं, उनके अंतर्गत जो बताई गई चीज़ें हैं, उनके अनुरूप जो होगी तो वो दीर्घ परंपरा कहलाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव, मेले, साहित्य, संगीत और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्व, जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में मिलता है। और वो प्राचीन धर्मग्रंथ कौन कौन से हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण और महाभारत तथा भगवत गीता तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के अंदर, पुस्तकों के अंदर जो लिखित रूप में मिलता है, क्या मिलता है? रीति रिवाज, अनुष्ठान, मेले, त्यौहार, जो भी जिनके बारे में लिखित उल्लेख मिलता है, वो सब वृत्त परंपरा अथवा दीर्घ परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये मैक्किमेरिट है। तो वृत्त परंपरा मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी सबको। दीर्घ परंपरा, वृत्त परंपरा, जो कुछ दीर्घ रूप से जो साहित्य में, जो बड़ी बड़ी ग्रंथों में उपलब्ध है प्राचीनता के रूप में, वो दीर्घ परंपरा है। लिटिल ट्रेडिशंस, अब तक हमने देखा ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन अर्थात लघु परंपरा। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार छोटे गांव में पाई जाने वाली जीवन उपार्जन की क्रियाओं तथा शिल्प, गांव और उससे संबंधित संगठन तथा प्रकृति पर आधारित धर्म को लघु परंपरा के नाम से पुकारा जाता है। क्या बताया? छोटे गांव में पाई जाने वाली जीवन उपार्जन की क्रियाएं, कोई बड़ी बड़ी इसमें ज़्यादा बड़े तामझाम नहीं है। जो क्रियाएं गांव के अंदर कृषक करते हैं और उससे संबंधित जो संगठन और प्रकृति वहाँ की जो गांव की, उसके ऊपर आधारित जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हों चाहे कुछ भी हो, उन सबको लघु परंपरा के नाम से पुकारा जाता है। रेडफील्ड आगे कहते हैं कि वे देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, धर्मग्रंथ आदि जिनका वर्णन अखिल भारतीय धर्मग्रंथों में लिखित रूप में नहीं पाया जाता है ना, ऐसे देवी देवता, ऐसी धार्मिक क्रियाएं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, ऐसे पूजा पाठ के तरीके और ऐसी जो सांस्कृतिक तत्व जिनका उल्लेख जो है प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता, अर्थात वेद पुराणों में, धार्मिक साहित्य में, रामायण महाभारत गीता में नहीं मिलता, ऐसी जो चीज़ें हैं जो मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, उनको आप लघु परंपरा के अंतर्गत मानते हैं। तो ये रेडफील्ड ने बताया है
तो दोनों में मोटा मोटा अंतर जो है क्या हुआ कि एक तो मौखिक रूप से मिलती हैं और ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती, वो छोटी छोटी दैनिक जीवन की क्रियाएं होती हैं, वो लघु परंपरा के अंतर्गत आए हैं। मैकिम मेरिट ने इस बारे में क्या कहा, कृषक समाज में पाई जाने वाली परंपराएं लघु परंपराएं कहलाती हैं। सिंपल, एक लाइन में, कृषक समाज में पाए जाने वाली परंपराएं लघु परंपराएं हैं। और कृषक समाज का अध्ययन हम इससे पहले वाले वीडियोज में कर चुके हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, योगेंद्र सिंह ने, जो भारत के सबसे बड़े समाजशास्त्री माने जाते हैं, कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताया, उस किताब का हिंदी अनुवाद भी है, कि भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण। तो जनसाधारण निरक्षर कृषकों के स्तर पर होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को लघु परंपरा मानते हैं। योगेंद्र सिंह किसको मानते हैं? जनसाधारण और निरक्षर कृषकों के स्तर पर जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सब लघु परंपराएं के अंतर्गत आती हैं। अब देखें इससे आगे, वृत्त और लघु परंपराओं में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस। रेडफील्ड लिखते हैं कि लघु और वृत्त परंपराओं पर मौलिक मूल्यों तथा विश्व दृष्टि के रूप में विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि ये समान ही हैं, फिर भी इनमें भिन्नता पाई जाती है। दोनों हैं, परंपराओं पर मौलिक मूल्य और विश्व दृष्टि के अनुरूप जब गहराई से दृष्टिपात करते हैं, विचार करने पर ज्ञात होता है कि समान है, फिर भी इनमें अंतर है। समान तो इस सेंस में मान लिया गया होगा कि परंपराएं हैं दोनों जगह, कुलीन वर्ग की परंपराएं या बड़े समाज की, या एक तरफ निरक्षर समाज की जो परंपराएं हैं, तो एक ही समाज के और संस्कृति और सभ्यता की चीजें। डॉक्टर B.R. चौहान ने दीर्घ और लघु परंपराओं को जो है एक तरह से सूची बनाई है उन्होंने, B.R. चौहान ने। एक तरफ उन्होंने अपनी सूची में लिखा है दीर्घ परंपराएं और एक तरफ लिखा है लघु परंपराएं। ग्रेट ट्रेडिशंस B.R. चौहान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, लघु परंपराएं होती हैं स्थानीय स्तर पर। दीर्घ परंपराएं लिखित होती हैं, लघु परंपराएं अलिखित या मौखिक होती हैं। वृत्त परंपराएं शास्त्रीय अथवा सांस्कृतिक होती हैं और लघु परंपराएं अशास्त्रीय होती हैं। ये अंतर बता रहे हैं डॉक्टर B.R. चौहान। यानी बड़ी जो परंपराएं हैं या दीर्घ और वृत्त परंपराएं राष्ट्रीय फलक पर होती हैं, पूरे परिदृश्य नेशनल लेवल लिखित होती हैं, और सांस्कृतिक अथवा शास्त्रीय होती हैं, अधिक व्यवस्थित होती हैं सिस्टमेटाइज ढंग से, क्योंकि लिखित होते हैं ज़्यादातर, और अधिक चिंतनशील होते हैं। ये जो परंपराएं हैं दीर्घ परंपराएं की, ये जो 5-6 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं। दूसरी तरफ अगर लिटिल ट्रेडिशंस के बारे में चौहान की बात करें तो चौहान यहाँ सूची में लिखते हैं कि जहाँ दीर्घ परंपराएं राष्ट्रीय होती हैं वहाँ लघु परंपराएं स्थानीय होती हैं, लोकल, और अलिखित अर्थात मौखिक होती हैं। अशास्त्रीय, क्योंकि दीर्घ परंपराएं शास्त्रीय होती, ये अशास्त्रीय। और लघु परंपराएं कम व्यवस्थित होती है, क्योंकि मौखिक होती हैं ज़्यादातर, तो दीर्घ परंपराएं जहाँ अधिक व्यवस्थित थी, लघु परंपराएं कम व्यवस्थित होती है, और वे इसके साथ साथ कम चिंतनशील भी होती है। तो इस प्रकार से डॉक्टर B.R. चौहान ने बड़े अच्छे ढंग से दीर्घ परंपराओं की सूची बनाई है और लघु परंपराओं की सूची बनाई है। तो इससे अपने आप जो है अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाता है। वृत्त परंपराएं जो है व्यापक होती हैं और लघु परंपराओं का प्रचलन जो है स्थानीय स्तर पर एक क्षेत्र विशेष में ही होता है। ये इनमें अंतर मिलता है। दीर्घ परंपराएं अति प्राचीन और पौराणिक होती हैं, अति प्राचीन और पौराणिक होती हैं, जबकि लघु परंपराएं प्राचीन नहीं है। वृत्त परंपराओं का स्वरूप निश्चित एवं स्पष्ट होता है, जबकि लघु परंपराएं सुविधाजनक होती हैं
इनमें संबंधित नियम निश्चित, स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो उनका एक अलग स्वरूप होता है लिटल ट्रेडिशंस का। वृत्त परंपराओं का जो निर्माण है वो एक विकास अभिजात वर्ग के चिंतनशील और कुलीन लोगों के द्वारा किया जाता है, जबकि लघु परंपराएं गांव के निरक्षर लोगों के द्वारा निर्मित और विकसित होती हैं। ये बहुत मोटा और एक प्रमुख अंतर आप मान सकते हैं, जो सभी जानते हैं अपन, कि वृत्त परंपरा अथवा दीर्घ परंपराओं का जो निर्माण है और विकास है वो अभिजात वर्ग के चिंतनशील अथवा कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा होता है, जबकि लघु परंपराएं तो स्थानीय स्तर पर विकसित होती हैं, गांव के निरक्षर और अशिक्षित कृषकों के द्वारा निर्मित और विकसित होती है। वृत्त परंपराओं का जो हस्तांतरण है वो लिखित रूप में होता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की बात करते हैं ना अपन, जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्व जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, तो वृत्त परंपराओं का जो हस्तांतरण है वो लिखित रूप से होता है, जबकि लघु परंपरा का हस्तांतरण जो है अगली पीढ़ी में मौखिक रूप से होता है। यानी कि हम अपने आने वाली संतान को बता जाएंगे, हमारे वो जो संतान है वो अपने आने वाले बच्चों को बता जाएंगे, है ना। हमें जो चीज़ें पूर्वजों से मिली हैं मौखिक रूप से, जो रीति बहुत सी चीज़ें जो गांव के अंदर जो ग्रामीण जीवन है उसके अंदर लिखित थोड़ी होती हैं, तो जो पूर्वज यानी कि जो जिनके बाप दादा उनको बता के और उनके पिताजी अपने संतानों को बता देंगे और वो जो संतानें हैं उन अपने आने वाली संतति को बता देंगी, तो ये जो है एक हस्तांतरण जो है वो मौखिक होता है लिटल ट्रेडिशन के अंतर्गत। थैंक यू।